आज सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों का सुपर विश्लेषण दिखाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के चुनावी युद्ध में किसे फायदा हुआ है। यानी अखिलेश वर्सेस योगी के इस युद्ध का आज था डे 2। आज के विश्लेषण से आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग ने इसे कैसे कांटे का मुकाबला बना दिया है। आज दिन भर वोटिंग के दौरान हमारे संवाददाता पोलिंग बूथ्स पर मौजूद थे और आज वो आपको अपने निजी अनुभव के जरिए चुनावों का बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण और आकलन बताएंगे, जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मायावती जब बहुत सक्रिय थी तब वो कैसे चुनावों के नतीजों को पलट सकती थी और उन्होंने पलटा भी, और इस बार वो इतनी सक्रिय नहीं है। काफी हद तक उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया है, लेकिन मैदान खाली छोड़ने की वजह से भी वो इन चुनावों में हार और जीत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। लेकिन सबसे पहले आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का सबसे बड़ा बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू वोटों को बांटने वाली पार्टियों पर खुलकर हमला किया है। आज वो कानपुर में थे और कानपुर में अपनी रैली के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के एक बयान का जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा था कि टीएमसी गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहती है। और आज जो प्रधानमंत्री ने ये अपना बयान दिया है, ये बयान इतना ताकतवर है और इसमें उन्होंने वो बात कही है जिससे बीजेपी को आने वाले चुनावों के जो वोटिंग के जो फेज आएंगे उसमें बीजेपी को काफी लाभ मिल सकता है। आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र, ये सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहते थे, उनकी रणनीति क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए। और आज वो नाम तो गोवा का ले रहे हैं, गोवा के बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो संदेश था वो सिर्फ गोवा के वोटर्स के लिए नहीं था। वो संदेश असल में उत्तर प्रदेश के वोटर्स के लिए था, उत्तराखंड के वोटर्स के लिए था। सबसे ज्यादा जोर उनका उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर था। और अब वो ये समझ गए हैं कि अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है,
यानी अखिलेश यादव जो राजनीति की दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, उससे हिंदू वोट बट रहा है और यह बात बीजेपी समझ रही है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है कि हिंदू वोट बटना नहीं चाहिए, उसे कंसोलिडेट करना चाहिए। अब आप देखिए अखिलेश यादव की रणनीति क्या कहती है। अखिलेश यादव की रणनीति है 20% जो आप हरे रंग से देख रहे हैं ये मुस्लिम वोट बैंक है, और बाकी का जो आप केसरी रंग से जो देख रहे हैं ये जो पाई है ये है हिंदू वोट बैंक। और इसमें अखिलेश यादव अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ये चाहते हैं कि ये जो हिंदू वोट बैंक है 80% का, इस 80% के छोटे छोटे हिस्से हो जाएं, ये बट जाए, ये 20% में, 15%, 10% में बट जाए। ये अखिलेश यादव की रणनीति है। और जो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं वो यही है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये चुनाव जातियों के आधार पर लड़ा जाए। ये योगी की रणनीति है जो आपके सामने, इसे कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला। योगी ने 20% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे छोड़ दिया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि योगी असल में 80 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। 20 नंबर का ये बड़ा प्रश्न जो है ये उन्होंने छोड़ दिया। वो इस 80% वोट बैंक पर उनकी नजर है, और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो 80% वोट बैंक है, जिसे आप हिंदू वोट बैंक कह सकते हैं, ये कंसोलिडेट हो जाए, ये एक साथ आकर जाति से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट करे। इसमें आप राष्ट्रवाद का मुद्दा भी गिन सकते हैं, धर्म का मुद्दा भी गिन सकते हैं, विकास का मुद्दा भी गिन सकते हैं, जो योगी सरकार ने काम किया है उसे भी देख सकते हैं, और साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। यह बीजेपी का मुद्दा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर और इन सारे मुद्दों के नाम पर ये जो 80% हिंदू वोट बैंक है ये एक साथ आ जाए, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि ये जो 80% वाला जो वोट बैंक है इसमें इसे विभाजित कर दिया जाए और छोटा छोटा कर दिया जाए। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा कि सारे वोटर्स को एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को वोट करना चाहिए। अब देखिए कि आज क्या हुआ। रणनीति हमने आपको समझा दी दोनों की क्या है। आज दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 61.80% वोटिंग हुई है, यानी लगभग 62%। ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं और अभी इनमें कुछ और बदलाव भी हो सकता है। पिछली बार इन्हीं सीटों पर लगभग 65% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार पहले के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस हिसाब से इस बार 3% वोट कम डाले गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वोटर्स हैं उनकी दिलचस्पी, उनकी सक्रियता पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है, उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है, और लोगों ने घरों से बाहर निकलकर इस बार पहले के मुकाबले कम वोट डाला है। किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है ये भी अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। देखिए सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी 40% है। यहां देखिए आप लगभग 68-69% वोटिंग हुई है। बिजनौर 62% वोटिंग हुई है, लगभग 63%। मुरादाबाद 64%, संभल 56%, रामपुर 63%, अमरोहा 66%, और बदायूं, बरेलू और शाहजहांपुर में भी आप देख सकते हैं। इसमें जो खास बात देखने को मिल रही है वो ये है कि जिन विधानसभा इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम वोट ज्यादा है, वहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा है, और जहां पर मुस्लिम आबादी कम है वहां पर वोटिंग प्रतिशत इस बार कम है। यानी जो हमने आपको फेज 1 में बताया था पहले दिन, वो था कि मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोएक्टिव होकर अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाला है, और आज भी वही हुआ है। मुस्लिम मतदाता जो है उसने एक साथ कंसोलिडेट होकर एकता के साथ बाहर निकलकर वोट डाला है। लेकिन जो हिंदू मतदाता हैं वो उस हिसाब से बाहर नहीं निकले, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज आपको जब टोटल आप देखते हैं तो कम नजर आती है। आज जिन 9 जिलों में वोटिंग थी उनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो इस चरण में मुस्लिम वोटर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 9 जिलों की 55 में से कुल 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट बहुत ही अहम माने जाते हैं। अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया, देखिए कुल 55 सीटें ऐसी हैं
जहां पर 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल सीटें, जिन्हें आप कह सकते हैं, जहां पर मुसलमान ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सोचिए, 55 में से 38 सीटें ऐसी हैं। और ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है मुस्लिम वोट, इन्होंने बहुत संख्या बल में बाहर निकलकर आज अपना वोट डाला है। आज दिन भर वोटिंग के दौरान हमारी टीम अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद थी और इस दौरान हमने जो देखा उसका एक लाइन में आप सबके लिए सार यह है कि इस बार उन इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हमारे अनुमान के मुताबिक इस बार इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने 65 से 70% तक मतदान किया है। 2017 में यह आंकड़ा 50% था, यानी 50% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही तब वोट डाला था और बाकी ने नहीं डाला था। लेकिन इस बार सिर्फ 15 से 20% जो है वोटिंग पहले के मुकाबले ज्यादा हुई है। तो ये आपको पैटर्न अब समझ में आ रहा होगा। मुस्लिम मतदाता बाहर निकल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम मतदाता जानते थे कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना है। हालांकि यहां दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि मुसलमानों के ज्यादा वोट डालने पर भी वोटिंग प्रतिशत 2017 के मुकाबले कम है, जिससे यह पता चलता है कि हिंदू वोटर्स ने इस बार बहुत कम वोट डाला है। यानी हिंदू वोटर्स में इस बार कम उत्साह दिखाई दे रहा है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी को कानपुर में अपनी रैली में यह बात कहनी पड़ी कि हिंदू वोटर्स जो हैं उन्हें कंसोलिडेट होना चाहिए, सारे वोटर्स को एक साथ मिलकर वोट डालना चाहिए। एक और बात, इन सीटों पर ज्यादा मुस्लिम मतदाता होते हुए भी पिछली बार बीजेपी को यहां बहुत जबरदस्त जीत मिली थी। सोचिए, इसके बावजूद 2017 में बीजेपी ने यहां की 55 में से 38 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अखिलेश यादव तब केवल मुस्लिम प्लस यादव वोटों की सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर थे। ये एक बहुत पुराना फॉर्मूला है जिसे आप MY फॉर्मूला भी कहते हैं। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने इस फॉर्मूले को इजाद किया था, मुस्लिम प्लस यादव वोटर्स। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने फॉर्मूले को बदल दिया है और उसका बहुत विस्तार कर दिया है। अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया है और वो आपके सामने है, और वो फॉर्मूला है M+Y+J+S/M+K+G। ये है अखिलेश यादव का फॉर्मूला, जिसके तहत वो चुनाव जीतना चाहते हैं और इसी के जरिए वो राजनीति के इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी सोशल इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं। इसका मतलब है मुस्लिम प्लस यादव प्लस जाट प्लस सैनी और मौर्य प्लस कुर्मी और प्लस गुजर। यह नया वोट बैंक अखिलेश यादव ने अपने लिए तैयार किया है। पिछली बार उन्होंने जो गलती की थी वो ये था कि उन्होंने सिर्फ MY पर निर्भर अपने आप को रखा, यानी मुस्लिम प्लस यादव, जिसकी वजह से जो बाकी की जातियां हैं उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने केमिस्ट्री की लैब में इस फॉर्मूले को विस्तार दे दिया है। अब यह नया फॉर्मूला उन्होंने बनाया है। यानी जो बात हमने आपको पहले भी बताई कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी तो 80-20 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वो 20% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर बाकी के 80% हिंदू वोटर्स को एकजुट रखने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इससे हुआ ये कि जो मुस्लिम वोटर है वो तो पूरी तरीके से एक हो गया, वो एक ही जगह बाहर निकलकर एक ही पार्टी को वोट दे रहा है। लेकिन हिंदू वोट बैंक अभी भी बटा हुआ है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी केवल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रही है और 20 नंबर का जो बड़ा सवाल था उसे उसने खाली छोड़ दिया है, जबकि अखिलेश यादव पूरे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो जानते हैं कि 20% मुस्लिम वोट तो उनकी पार्टी को मिलेंगे ही। इसलिए उन्होंने हिंदू वोटों को अब अलग अलग भागों में बांटकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की है। 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी इस क्षेत्र में इसलिए भी हारी क्योंकि उसने मुस्लिम और यादव वोटों को एकजुट रखने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दे दिए थे, जिसकी वजह से बाकी की जो जातियां हैं वो उनके साथ नहीं आई। लेकिन इस बार उन्होंने ये गलती नहीं की, नया फॉर्मूला लगाया। नया फॉर्मूला क्या है? इस बार उन्होंने ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे ही नहीं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं। यानी जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां पर उन्होंने मुसलमानों को
टिकट नहीं दिया, दूसरी जातियों को टिकट दे दिया। आज जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 52 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और 3 सीटों पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे। अखिलेश यादव ने यह जानते हुए 52 में से केवल 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिए कि यहां 38 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। तो सोचिए, मुस्लिम फैक्टर काम तो कर रहा है 38 सीटों पर, लेकिन अखिलेश यादव ने सब 38 पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए, बल्कि सिर्फ 20 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। उदाहरण के जरिए समझिए, यह राजनीति की नई क्लास है आज आपके लिए। उदाहरण के लिए सहारनपुर की देवबंद सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। इस सीट से अखिलेश यादव ने कार्तिकेय राणा को टिकट दे दिया, जो ठाकुर समाज से आते हैं। इस सीट पर 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, सोचिए 65%, और ठाकुर समाज की भी यहां अच्छी तादाद है। अब अखिलेश यादव को यह बात पता थी कि अगर वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे तो ठाकुर वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने इस सीट पर मुसलमानों का प्रभाव होते हुए भी एक ठाकुर को, एक हिंदू को टिकट दे दिया, और इसे हम उनकी स्मार्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अब उन्हें ठाकुर वोट भी मिल जाएंगे और मुस्लिम वोट तो उनके पास पहले से है ही, क्योंकि मुसलमान इस बार सिर्फ उस पार्टी को वोट देना चाहता है जो पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती हो। इसलिए वो बीएसपी को वोट नहीं दे रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि बीएसपी बीजेपी को नहीं हरा सकती। और मुसलमान वोटर जो है वो अपनी वोट को कभी वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। पिछली बार अखिलेश यादव की इसी गलती से बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था। सोचिए, मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था पिछली बार। इसे एक और उदाहरण से समझिए। सहारनपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सोचिए 40%, और बाकी के जो 60% है वो हिंदू, लेकिन जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इन 6 में से भी केवल 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और बाकी सीटों पर अलग अलग जातियों के नेताओं को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। यानी मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलेगा ही, और बाकी के जो वोट हैं अब वो भी उन्हें मिल जाएंगे। जैसे सहारनपुर की नकुड़ सीट पर कुल 3.5 लाख वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और दूसरे नंबर पर 70,000 जाटव समुदाय के वोटर्स हैं। अब अखिलेश यादव ने इस सीट से ना तो मुस्लिम नेता को उतारा और ना ही जाटव समुदाय से किसी को टिकट दिया। उन्होंने धर्म सिंह सैनी नाम के एक नेता को टिकट दे दिया, क्योंकि सैनी जाति के भी यहां 35,000 वोटर्स हैं, यानी इन सबसे कम। इससे पहले तक समाजवादी पार्टी यहां से मुस्लिम नेता इमरान मसूद को टिकट दिया करती थी, और इस बार इमरान मसूद का टिकट काटकर उन्होंने एक सैनी उम्मीदवार को यहां से उतारा है। यह स्मार्ट पॉलिटिक्स है। आज हमारे संवाददाताओं ने इन सीटों पर वोटिंग के जो रुख हैं उसे बहुत करीब से देखा है, और हमारे संवाददाताओं ने जो हमें बताया है वो 5 बड़ी बातें हैं। पहली बात, यादव प्लस मुस्लिम वोटों के साथ ओबीसी का कुछ वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया है सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को शाक्य, सैनी और कुर्मी वोट भी इस बार मिल रहे हैं। तीसरी बात, बीजेपी को ठाकुर, ब्राह्मण, निषाद, कश्यप और लोधी समाज के वोट मिल रहे हैं। इनमें कुर्मी और सैनी समाज के भी 50% वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। यह हमारी टीम का अनुमान है। अब जो बाकी की जो बातें हैं वो तो जब नतीजा आएगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन हमारी जो टीम दिन भर वोटिंग बूथ्स पर मौजूद थी उनका ऐसा अनुमान है। चौथा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पिछड़ी जातियों के वोट बटे हैं, और यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी, मायावती की बीएसपी इस क्षेत्र में काफी कमजोर पड़ गई है, और मायावती का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो असल में बीजेपी के पास जाना चाहिए था पूरा की पूरा, लेकिन वो पूरा की पूरा बीजेपी के पास ना जाकर उसका एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। पांचवी बात यह है कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने का फायदा मिला है, क्योंकि हमारे अनुमान के मुताबिक जाट मतदाताओं ने एकजुट होकर इस गठबंधन को वोट दिया है। यहां एक और पॉइंट यह है कि हमारा आकलन है कि दूसरे चरण में दलित मतदाताओं का झुकाव बीएसपी की तरफ रहा है। यह खास बात है। जो दलित मतदाता थे आज की वोटिंग में उन्होंने बीएसपी को वोट दिया है, और यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि बीएसपी का जो पारंपरिक वोटर है वो बीएसपी को ही वोट दे, वो कहीं और ना जाए, या तो वो सिर्फ बीजेपी के पास आए या बीएसपी को वोट दे। तो आज बीएसपी को भी दलित वोट मिले हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होगा।
2017 में बीएसपी को इसी क्षेत्र में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन तब भी 12 सीटें ऐसी थीं जहां बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और इन 12 सीटों में से उस समय बीजेपी ने 8 सीटों को जीत लिया था। इसका मतलब यह है कि बीएसपी जहां मजबूत होती है, बीजेपी को फायदा मिलता है। अब अगर दलित वोट बीएसपी को मिला है तो बीजेपी को इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। हमारा अनुमान है कि बीजेपी के लिए पहला चरण बहुत मुश्किल था, दूसरा चरण उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आज का चरण, आज भी बीजेपी को वोटर्स ने बड़ा दर्द दिया। पिछला जो दिन था उस दिन भी बहुत दर्द मिला बीजेपी को, आज भी दर्द मिला, लेकिन अब बीजेपी का यह दर्द समाप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे यह दर्द खत्म हो जाएगा और अब जो आने वाले जो फेजेस हैं वहां पर बीजेपी की मुश्किलें लगातार कम होती चली जाएंगी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आने वाली सीटों पर जाति और धर्म का यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हालांकि हमारे आकलन के मुताबिक दूसरे चरण में अखिलेश यादव की पार्टी आज 30 से 35 सीटें जीत सकती है। पिछली बार वो 15 सीट जीते थे, यानी पिछली बार से दुगनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीत सकती है। इस समय हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी जिन्होंने पिछली बार भी पहले चरण की वोटिंग में आपको जबरदस्त सुपर विश्लेषण दिया था चुनावों का, आज वही जोड़ी हमारे साथ है, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इन चुनावों को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है और उनका ये जो विश्लेषण है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आज की वोटिंग योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए हुई या हराने के लिए हुई, ये बताएंगे। अब सबसे पहले मैं रवि के पास चलता हूं। रवि, आज की वोटिंग पर आपका आकलन क्या है? सुधीर जी, जैसा कि आप बता रहे थे और पिछले फेज में भी हम लोगों ने बात किया था, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा फेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान वाला फेज है और सपा के लिए सबसे बड़ा फायदे वाला फेज है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि आंकड़े जो दिखाए गए हैं कि जिस तरह से मुस्लिम मतदाता जो है रामपुर में, मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, सहारनपुर हो, इन सीटों में 40% से ज़्यादा है और 50% के आसपास है। पिछली बार जो गलती हुई थी, जो आमतौर पे देखा जाता है कि बसपा और सपा और खासतौर पे आईएनएलडी भी चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से वोटों का डिवीजन हुआ था। कई जगह सीट, जैसे आपने जिक्र किया देवबंद का, देवबंद के अलावा कांठ हो गया, नूरपुर हो गया, ऐसी लगभग 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां लगभग 50 से ज़्यादा फीसदी मुसलमान थे, लेकिन वोटों का डिवीजन हुआ और उसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने ऐसी ऐसी सीटें जीती जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो एकदम एक तरह से कहा जाए एक साथ एकजुट है और एक पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी की तरफ भी पोल कर रहा है। 90% उसका पोल समाजवादी पार्टी को हो रहा है, उसका पोल परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, ये फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। और किसी मुस्लिम नेता से बात हो रही थी जो पहले कभी बसपा में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस में है, उनका तो ये कहना था कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए ये जीने और मरने का सवाल है, जीने और मरने वाला चुनाव है। क्योंकि अगर गौर कीजिएगा सुधीर जी, तो जो चुनाव जो 2014 का बीजेपी का था, जिसमें हिंदुओं ने खुल के बीजेपी के लिए मतदान किया और सुबह 5 साढ़े 5 बजे से बूथ पर लाइन लगाए हुए थे। मैं संभल का एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मैं संभल में खड़ा था 2014 के चुनाव में और 5:30 में जब कुछ लोग गुलाब का फूल लेकर आए उस बूथ पर, जहां 70% मुस्लिम है, संभल अगर शहर की बात करते हैं, तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो बोला इस बार किसी तरह मोदी को जिताना है। जब लाइन में वो लोग खड़े थे तो उनको कुछ लोग मुस्लिम जो मतदाता थे, जो वहां के बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन उस इलाके में है, वो धमका रहे थे कि तुझे काम करना है कि नहीं काम करना है। तो बोला भाई काम नहीं करना है, लेकिन मोदी को वोट देना है, तुम भले नौकरी हटा देना, हम दूसरी जगह काम कर लेंगे। तो ये जज्बा जो था हिंदू वोटरों में, जो 2014 में 2017 में दिख रहा था, वो हिंदू वोटरों में इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, ये मुस्लिम वोटरों में देखने को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि जान से भी ज्यादा प्यारी है इस बार वोट डालना, तो खुल के वोट कर रहे हैं, वोट निकलवा के वोट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को इस चरण में होगा। साथ साथ जाट वोटर कुछ जगह है, कुछ जगह गुजर वोटर है, कुछ जगह उनके साथ एक तरह का यादव, जैसे अगर संभल की बात करें तो संभल में यादव वोटर और मुस्लिम वोटर मिलकर अच्छा रोल निभाने वाले हैं। बदायूं में मुस्लिम और यादव मिलकर अच्छा वोट करने वाले, सीट उनको बढ़ाने वाले हैं। और कई ऐसी सीटें जो है जिसपे ऐसा लग रहा है कि जैसे गुजर वोटर है, जिससे उम्मीद थी कि जो बीजेपी की तरफ जाएगा वो बीजेपी की तरफ नहीं जाकर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी चीज है इस बार की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने सीटों का सिलेक्शन अच्छा किया है। जिन सीटों पर उनको लगता है कि गुजर मतदाता को सीट देने से ये सीट जीत सकते हैं, वहां गुजर को दिया है। जहां जाट को देने से जीत सकते हैं, जाट को दिया है। जहां सैनी को दे सकते हैं, सैनी को दिया है। लेकिन बीजेपी की
साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं, बहुत उत्साहित नहीं है। उत्साहित नहीं होने के पीछे जो सुधीर जी लॉजिक मिल रहा है, हमने कई संवाददाताओं से बात की, अपने लोगों से बात की, उसमें सबसे बड़ी रीजन है निराशा इस वजह से लोकल विधायक को लेकर। विधायकों ने जो काम नहीं किया है 5 साल में, जो उनका एटीट्यूड रहा है, उसकी वजह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं चाहे हिंदू वोटर हैं उसमें बेहद नाराजगी और बेहद निराशा है, जिसकी वजह से वो वोट देने नहीं आ रहे। उनको लग रहा है कि चलो भाई हारे या जीते हमको वोट देने नहीं जाना है, और जा भी रहे तो बहुत उत्साह के साथ वोट नहीं। एक होता है कि खुद वोट करना और 5 वोटरों को घर से बाहर निकालना, जो काम आज से पहले दिखता था वो इस बार हिंदू वोटरों में नहीं दिख रहा है। इस वजह से बीजेपी को नुकसान दिख रहा है और समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस बीजेपी का पिछली बार था, चूंकि आपने आंकड़े में भी बताया कि 38 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता जो है कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम मतदाता इस बार अपना रोल निभाने वाले हैं और उसका मैक्सिमम फायदा कहीं ना कहीं इसको समाजवादी पार्टी का होगा। बीजेपी के बड़े नेता, सुधीर जी एक शब्द बताना चाहूंगा, बीजेपी के एक सीनियर नेता जो इस रीजन के हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि हमें अनुमान था कि ये नुकसान हमें होने वाला है और इस नुकसान की भरपाई हम आगे अगले फेजों में कर लेंगे। जी रवि, इसका मतलब बीजेपी को जानती है कि उसे इस राउंड में दर्द मिलेगा और वो इस दर्द भरे इंजेक्शन के लिए, इस वैक्सीन के लिए वो तैयार थी। अब बदायूं चलते हैं। विशाल, आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कानपुर में ये कहा कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और वो ये बात शायद समझ गए थे कि वोटों का बंटवारा हो रहा है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। आज आप दिन भर पोलिंग बूथ्स पर थे, आपका अपना आंकड़ा, अपना विश्लेषण क्या कहता है? और जो अखिलेश यादव ने अपने MY फॉर्मूले का जो विस्तार किया है अपनी नई लैब में, वो कितना ज्यादा योगी को नुकसान पहुंचा रहा है? और मेरे सवाल का दूसरा चरण इस समय यह है कि जो पुराने विधायकों को दोबारा से बीजेपी ने रिपीट किया है, ये वो विधायक हैं जो एक जमाने में योगी आदित्यनाथ से भी नाराज थे और उनका टिकट बीजेपी ने नहीं काटा। क्या उसकी वजह से योगी जी को नुकसान हो रहा है? सुधीर जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा रिस्क इस चुनाव में ले रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम और यादव दो ऐसे मजबूत वोट समाजवादी पार्टी के माने जाते रहे हैं जो उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे। इस बार अखिलेश यादव ने M+Y फैक्टर से आगे बढ़ने के लिए मुसलमानों के साथ साथ यादवों के टिकट भी काफी कम किए हैं, और जिन सीटों पर ये कम किया है वहां पर अदर बैकवर्ड और ब्राह्मण को ज्यादा टिकट दिया है। जैसा कि आपने बताया सहारनपुर का, मैं आपको अमरोहा का उदाहरण देता हूं। अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर हर बार समाजवादी पार्टी 3 मुसलमान चुनाव लड़ाती थी, लेकिन इस बार मात्र 1 मुस्लिम कैंडिडेट को अमरोहा में चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी सीटों पर जाट, गुर्जर और दलित को सीट दी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बिजनौर की बात करें, क्योंकि बिजनौर जिले में जाट, गुर्जर, सैनी प्लस मुसलमान ये मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। बिजनौर में आमतौर पर 4 से 5 मुसलमान चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार मात्र 2 मुस्लिम ही चुनावी मैदान में हैं। बदायूं की बात करें तो बदायूं में शाक के कैंडिडेट्स पे अखिलेश ने दाव लगाया है। दरअसल बीजेपी को यह पता है कि जो दूसरा फेज है ये उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सियासी ऑक्सीजन भी इसी 55 सीटों में से मिली थी, जिसमें से 15 सीटें वो जीती थी। कुल मिलाकर 47 सीटें समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में जीत पाई थी, जिसका सबसे बड़ा चंक इन्हीं इलाकों से होकर आया था। क्योंकि अखिलेश ने इस बार शाक्य, कुर्मी, सैनी, गुर्जर, जाट इन जो जातियों के वोट हैं उनको फोकस में रखकर टिकट दिया है, इसलिए बीजेपी की चुनौती बढ़ी है। दूसरा, क्योंकि बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं उनकी नाराजगी ज्यादा है और इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा टिकट नहीं काट पाई है। इसकी वजह से, जैसा रवि जी बता रहे थे, कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा 3-4 बड़े ऐसे मुद्दे हैं सुधीर जी जो कि इस फेज में इलेक्शन में बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा कानून व्यवस्था और चौथा फ्री का राशन जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कई महीनों से बांटना शुरू किया था कोविड के समय से, एक वो गेम चेंजर बीजेपी के लिए होगा। अगर हम समाजवादी पार्टी के मुद्दों की बात करें तो सपा के लिए यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा, अगर जाति और धर्म को किनारे कर दे, तो आवारा पशुओं का रहा है, क्योंकि आवारा पशुओं से किसान सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं और ये पैन यूपी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरा, अखिलेश का 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा भी इस चरण में काम करता हुआ कहीं कहीं दिखाई दिया है। और इसके अलावा अगर हम मायावती के वोट पर जाएं, क्योंकि
जब बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई है तो इसमें मायावती का जो दलित वोट है वो सबसे निर्णायक होता है। बीजेपी ये चाहती है कि मायावती का दलित वोट सपा के पास ना जाए, सपा यह चाहती है कि मायावती का दलित वोट बीजेपी के पास ना जाए, वो मायावती को ही मिले और दोनों ही इस कोशिश में लगे रहे, या तो उनकी पार्टी को मिले या बीएसपी को जाए। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड हमें पश्चिमी यूपी में दिखाई पड़ा है और रुहेलखंड में जहां आज इलेक्शन था वहां पर मायावती दलित वोटों को लेते हुए नजर आई है और कुछ ऐसी सीटें हैं, एक बदायूं की एक सीट है जहां पर मायावती के साथ मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन बीजेपी और सपा के बीच में यह सीधी टक्कर दिखी है, दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। सोशल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा इस चुनाव में काम कर रहा है कैंडिडेट के चेहरे। सुधीर जी, तो अब वोटर्स के सामने रवि, एक तरफ फ्री राशन है, कानून व्यवस्था है, दूसरी तरफ फ्री बिजली है और वोटर्स को यह तय करना है कि फ्री बिजली लेनी है या फ्री राशन लेना है। प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत जबरदस्त अपील की है कानपुर से वोटर्स को। आपको लगता है कि ये अपील अगले जो चरण हैं वोटिंग के उस पर बहुत काम आ सकती है बीजेपी के? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का असर होता है, देखिए इम्पैक्ट अगर किसी का है पूरे बीजेपी में तो प्रधानमंत्री का है और बीजेपी इस्तेमाल करती है। चाहे आप गुजरात चुनाव देख लिए, गुजरात चुनाव ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के हाथ से निकल रहा है और आखिर में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से उनका अपना एक कहीं ना कहीं रुतबा है, उनका एक असर है, उनकी बात को लोग मानते हैं, उसके बाद गुजरात बीजेपी के हाथों में आया और 99 सीट के साथ आया। बिहार चुनाव में भी ऐसा ही देखा कि गरीब उनके साथ खड़ा दिखा। प्रधानमंत्री ने लगातार जब जंगल राज के युवराज की बात करनी शुरू की तो उन्होंने तेजस्वी से मोह भंग हुआ, बीजेपी के साथ वोटर आया, जनता दल यूनाइटेड के साथ है और बिहार में सरकार बच गई थी बिल्कुल एज पर आकर। मतलब 122 बहुमत के लिए चाहिए थे, 125 आई थी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल एज पे सरकार बनेगी और इसी वजह से बनेगी क्योंकि प्रधानमंत्री का एक चेहरा है जिसने मुफ्त राशन दिया और उस वक्त में दिया है जब लोग खाने के लाले पड़ रहे थे, जिस समय पड़ोसी उनको नहीं पूछ रहा था, तो उनका परिवार वाला नहीं पूछ रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी उनको पूछ रहा था और उनके घर पे अनाज दे रहा था, उनके अकाउंट में पैसा दे रहा था। ये बात लोगों में चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था की बात करें तो योगी साहब की तारीफ इसलिए हो रही है मुख्यमंत्री मोदी की कि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को कानून व्यवस्था के तहत महिलाओं को स्वच्छंद रहने की क्षमता दी है, एक आदत लगाई है कि लोग स्वच्छंद रूप से। रवि, मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री ने जो आज जो अपील की है एक बार और दर्शकों को दिखा देते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज असल में कहा क्या है जो कि एक गेम चेंजर बन सकता है। आप भी सुनिए कानपुर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है जिसको कहा जा रहा है कि ये उनका गेम चेंजर बयान है। आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू वोटों को विपक्ष बांटना चाहता है और किसके लिए। आज यूपी के अलावा उत्तराखंड की भी 70 सीटों पर चुनाव हुए हैं और शाम 6 बजे तक उत्तराखंड में 59.51% वोटिंग हुई है। 2017 में यह आंकड़ा लगभग 65% था, यानी वहां पर भी कम वोटिंग हुई है। इस बार 5%
कम वोट डाले गए हैं, इसका मतलब वहां के वोटर्स में भी उतना उत्साह नहीं है जितना पिछली बार था। उत्तराखंड में हुई वोटिंग का एक लाइन में सार यह है, मैदानी इलाकों में बीजेपी के पक्ष में अच्छी वोटिंग हुई, जैसे हरिद्वार और देहरादून जैसी जगहों पर इसका अच्छा प्रभाव है। हालांकि यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी अच्छी टक्कर दे रही है। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहां बीजेपी के स्थानीय विधायकों के खिलाफ एक लहर है। उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ था और 2002 में वहां पहली बार चुनाव हुए थे और तब से ही वहां एक बार बीजेपी की सरकार आती है और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। अब इस बार ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या बीजेपी इस परंपरा को इस बार तोड़ पाएगी और दूसरी बार भी अपनी सरकार बना पाएगी। आज गोवा की भी 40 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक लगभग 79% वोटिंग हुई है, 79%। ये 2017 की तुलना में 2% कम है। पिछली बार गोवा में 81.04% वोट डाले गए थे और मनोहर पारिकर के पुत्र उत्पल पारिकर पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। हमारे अनुमान के मुताबिक गोवा में आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी रेस में है और हो सकता है कि इस बार भी वहां किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले। 2017 में भी गोवा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.